जय हिंद। अभी हम जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1997 का जो है क्वेश्चन पेपर को रीड करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मुख्यतः हम लोग ऑलरेडी पेपर 1 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम जो है 1997 यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 सेक्शन बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं, ए, बी, एन, सी, डी। इन 4 प्रश्नों में से हमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स इच। हमें जो है 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत इन तमाम 4 प्रश्नों में जो है कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ए देखिए, डेगियो कैरिको, ये एक जगह का नाम है, ठीक है। इससे क्या संबंधित है आप इसको जो है आराम से सर्च करके लिख लेना। बी में है चाइना न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में भी लिखना कि कैसे चाइना ने 1964 में जो है न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया। फिर है क्वेश्चन नंबर 1 सी है कि बेस्ट एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस एट मैड्रिड इन 1991। देखो बेस्ट एशिया को लेकर खास करके जो मैड्रिड में कॉन्फ्रेंस हुआ था 1991 में, वो कॉन्फ्रेंस क्या था, उसका एजेंडा क्या थे, उसके थीम क्या थे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे और वह जो है कॉन्फ्रेंस कितना सक्सेसफुल हुआ, इसके बारे में आपको लिखने हैं। उसके बाद है 1D नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट एट रियो। नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट देखो मुख्यतः रियो जी डनेरियो में जो है अर्थ समिट वगैरह होता है, या कहीं भी जब ग्लोबल जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब जो है चाहे देखो ये पेरिस समझौता वगैरह हुआ ना, तो ये सब में जो है नॉर्थ साउथ का कॉन्फ्लिक्ट उभर कर आता है कि जो नॉर्दर्न डेवलप्ड नेशन है, जो अधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड है, वो पॉल्यूशन अधिक करता है। लेकिन जब आती है पॉल्यूशन इराडिकेशन की और उसे डिमिनाइजिंग करने की, तो जो है सभी को कह दिया जाता है कि आप भी बराबर जो है अपनी सहभागिता दें। तो साउथ वाले कहते हैं कि भाई तुमने अधिक प्रदूषण फैलाया है तो जिम्मेदारियां तुम पे अधिक बनती है। अब साउथ वाले के ऊपर थोपोगे कि साउथ वाला अभी से जो है कोल वगैरह का प्रयोग ना करे, तो साउदर्न नेशन के पास अपनी समस्याएं हैं। साउदर्न नेशन को भी डेवलप्ड नेशन बनना है, साउदर्न नेशन के भी लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको जो है फुलफिल करना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए कोल का प्रयोग करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब है कि जो डेवलप्ड नेशन है उसको अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी चाहिए, फंड वगैरह मुहैया कराना चाहिए साउदर्न जितने भी नेशन है एशिया और अफ्रीका के। लेकिन ऐसा वो करना चाहते नहीं है, सिर्फ वो बोलते हैं कि जो है इंडिया, चाइना या जितने भी एशियन और अफ्रीकन नेशन है वो पॉल्यूशन कम करे या कार्बन उत्सर्जन कम करे। लेकिन जो है साउथ के लोगों का और साउदर्न नेशन के अपने कंसर्न है, तो साउथ वर्सेस नॉर्थ चलते रहता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बार कंसेंसस भी डेवलप्ड होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है पेरिस समझौते के जो टारगेट रखे गए हैं, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए भारत जो है भरसक प्रयास कर रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन द प्रमोशन ऑफ NIEO। NIEO मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, बात समझ में आ गया। और देखो तीसरी दुनिया के, पहली दुनिया के वो लोग हैं जो डेवलप्ड नेशन हैं, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं और यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा, ठीक है, फिर ब्रिटेन, आपका ये जर्मनी, फ्रांस वगैरह, ठीक है, ये सब सारे के सारे फर्स्ट नेशन है। सेकेंड नेशन में आप मान लो कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो कि विकासशील राष्ट्र हैं, जैसे भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब विकासशील राष्ट्र हैं। थर्ड नेशन के वो जो लिस्ट डेवलप्ड हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान वगैरह और जो भी हैं लिस्ट डेवलप्ड में आते हैं ठीक है, जो अभी उतने अधिक विकसित राष्ट्र नहीं है, ना ही विकासशील राष्ट्र हैं। तो इन लोग जो है एक नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर और व्यवस्था की बात करते हैं, जहां की साउदर्न नेशन, लिस्ट डेवलप्ड नेशन या थर्ड वर्ल्ड की दुनिया के लोगों की बातों को, उनके कंसर्न को, उनके इशूज़ को रखा जाए, उनके मुद्दों को उठाया जाए और उनके हितों की रक्षा की जाए। कई बार कहा जाता है कि जो भी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब वेस्टर्न नेशन के द्वारा स्थापित किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है वेस्टर्न हितों की रक्षा के लिए। बात समझ में आया? जितने भी चाहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में कहा जाता है कि वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वही बोलता है जो अमेरिका चाहता है,
बात समझ में आ रहा है? यही सब सारी की सारी चीज़ें हैं कि किस प्रकार से थर्ड वर्ल्ड की दुनिया के लोग जो है ये प्रमोट करना चाहते हैं कि हम एक नई न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो है ऑर्डर और स्थिति को पैदा कर सकें। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे SCO वगैरह हो, ब्रिक्स वगैरह हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करना हो या आसियान वगैरह हो, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म एपेक वगैरह हो चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अपन 3 की बात करें। It is not ideological differences but the national interest and consideration of leadership in the world affairs that are responsible for the Sino-Russian schisms and discuss this statement and show its impact on India। देखो यहाँ कहा जा रहा है कि ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात नहीं है, ये विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय हित है। देखो एक बात आप जान के चलो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होती है उस देश की राष्ट्रीय हित। सब देश का अपना अपना राष्ट्रीय हित होता है, सब देश का अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है। जैसे हर व्यक्ति के लिए कोई विचारधारा मायने नहीं रखता। कई बार देखोगे तो कई एक अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी जो है आकर सरकार बना लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ उसका हित जो है सध रहा है। ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधाराओं का महत्व होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जब उस पर अगर अपने राष्ट्रीय हित हावी हो जाएं। बात समझ में आ रही है? यही कहा जा रहा है कि आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं उसमें वो कुछ नहीं है, बल्कि जो राष्ट्रीय हित होते हैं और कंसिडरेशन ऑफ लीडरशिप, जो उस वक्त सत्ता में होते हैं उनकी अपनी चिंताएं, ठीक है, इन द वर्ल्ड अफेयर्स, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और अंतर्राष्ट्रीय जगत में और अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स में, ठीक है, डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीनो रशियन सिज्म, और यही कारण के कारण रशिया और चाइना में मतभेद उत्पन्न हुए थे। ठीक है, डिस्कस दी स्टेटमेंट एंड शो इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, और इस कथन के माध्यम से भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसको आपको दर्शाना है। देखो एक बात जान लो, रशिया और चाइना के मध्य में अगर कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो भारत के लिए उसका लाभ है, क्योंकि रशिया और भारत एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और दुश्मन का दुश्मन नैसर्गिक दोस्त होता है। तो अगर रशिया और चाइना में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो, अगर विवाद हो, तो वह भारत के लिए अच्छा है। ठीक है, अगर रशिया और चाइना में मित्रता होती है तो वो भारत के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो कई जगह चाइना का लगभग सभी एक जो उनके सीमावर्ती नेशंस हैं सभी के साथ उनका कुछ ना कुछ बाउंड्री का जो है विवाद है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है ये। गिव अस एनालिसिस ऑफ इंडिया अफ्रीका पॉलिसी। इंडिया की अफ्रीका पॉलिसी क्या है, कि कैसे आज़ादी के बाद नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी, अभी देखो ब्रिक्स, अभी देखो ये कह सकते हो कि G20 का समिट हुआ, उसमें अफ्रीकन यूनियन को G20 में सम्मिलित किया गया और उसे पूर्ण सदस्यता दी गई। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, और भारत हमेशा से नॉन अलाइनमेंट का पक्षधर रहा है, हमेशा से अफ्रीकन नेशन की बात उठाते रहा है कि हमारी जो स्थिति है वही अफ्रीकन नेशन की स्थिति है। तो वी आर द साउदर्न नेशन। ठीक है, तो जितने भी साउदर्न नेशन हैं उसकी बातों को, उसके पक्षों को अमेरिका हमेशा वैश्विक मंच पे, वैश्विक पटल पे जो है रखते रहा है, उठाते रहा है। फिर शीत युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन लोगों की आज़ादी में भी जो है कह सकते हो कि भारत हमेशा से सैद्धांतिक रूप से, विचारधाराओं के रूप से और आर्थिक दृष्टिकोण से भी मदद किया है। ठीक है, दूसरी बात है कि वी आर द सेम इन द कलर्स एज वेल। ठीक है, तो जो रेशियल कह सकते हो कि सुप्रीमेसी था वेस्ट का, उसे भी खत्म करने में हम लोगों ने, और जो अपार्थाइड वगैरह आप लोग सुनते ही होंगे, भारत ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। फिर फॉरेन जो है कह सकते हो कि एड वगैरह, आर्थिक मदद और सहायता भी भारत बार बार करते रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें, आशा करता हूँ कि सारे के सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो में 1998 का जो है क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।